और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। अपने हित के लिए बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे, वो सड़कों पर भी आएंगे। वो झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा काफिला न्यूज़। देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिनकी रूह जेन जी का नाम सुनते ही कांप जाती है। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये वही वर्ग है जो आजकल चर्चा में बने रहने के लिए गोदी मीडिया का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, ये वही लोग हैं साहब और साहबजादे। पहले तो हमने सोचा कि नेपाल जैसे छोटे से देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं को संगठित करना एक आसान बात है, लेकिन आगे हमने क्या देखा कि यह जो युवा है 7 समंदर पार करके दूसरे देशों में, खास करके एशिया से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब तो पूरे दुनिया में जेन जी का पैटर्न चल पड़ा है। अब यह युवा सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा हो जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना आंदोलन खड़ा करते हैं और शुरू हो जाते हैं अपने मुद्दे मनवाने के लिए। भारत में भी सत्ताधारी दल थर-थर काँप रहा है। उसे भी डर है कि कहीं भारत के भी जेन जी जाग ना जाए। यूँ तो नेपाल में सत्ताधारियों को युवाओं ने संदेश दिया कि आपको अगर सत्ता में बने रहना है तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी खत्म करनी होगी, लेकिन हुआ कुछ उलट। उन्होंने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए और इसके उलट युवा हो गया परेशान, युवा हो गया क्रोधित और युवा आ गया फिर सड़कों पर। भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनते दिख रही है। कभी लोग जीएसटी को लेकर परेशान रहते हैं तो कभी नोटबंदी के चलते परेशान हैं, लाचार है। कभी कभी तो 5 किलो राशन लेने के लिए अंगूठा वेरीफाई ना होने के कारण दर दर भटकते आ रहे हैं। कई बार आधार लिंकिंग की प्रॉब्लम के कारण उनको बैंक से पैसा तक नहीं मिलता। इन्हीं सारी बातों को लेकर कई बार युवा नाराज रहता है, आक्रोशित रहता है। अब तो यह चर्चे सोशल मीडिया पर भी आम है। आजकल तो युवा अपनी जेबों में डिग्रियां लेके घूम रहा है। अब उत्तराखंड का ही मामला देख लीजिए। जब उत्तराखंड में युवा पीएससी का पेपर देने जाता है तो उसे पता चलता है कि वही पेपर शुरू होने के 15 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल है। जब युवा इसका विरोध करने जाता है तो उन्हें बात बताई जाती है वही धर्म की, वही संप्रदाय की, और देखिए क्या कहा जाता है। हमारे धर्म निरपेक्ष है, हम धर्म की महानता अलग मानते हैं। धर्म हमारे वहाँ एक धर्म है, मानवता का धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म उसी को मानते हैं। और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, धर्म के नाम पे देश चलाओगे तो देश ज्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म हमेशा एक ही होता है, मानवता का धर्म। जब उत्तराखंड के युवा सड़कों पर उतर जाते हैं तो सरकार के प्रवक्ता इन्हें नकल जिहाद करार दिए जाते हैं। तो एक बयान आया है नकल जिहाद, उसको कैसे देख रहे हो? क्या नाम है? विवेक राव। शकल से बता सकते हो क्या है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये बेरोजगार है। ये लड़के जो खड़े हैं बेरोजगार हैं। ये जो सारी भीड़ बैठी है बेरोजगारों की है। ये बेरोजगार हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन इससे धर्म पूछोगे तो कहेगा दौड़ दो रोटी, दौड़ दो 4 रोटी। अगर इससे धर्म पूछोगे तो कहेगा नौकरी, रोजगार। इनका कोई धर्म नहीं है। बिहार में तो इन पर डंडे भी बरसाए जाते हैं। और तो और जब यह युवा सड़कों पर आकर अपनी मांग मनवाते हैं
तो किसी ना किसी कारण से गोदी मीडिया इन्हें विपक्ष का करार दे दिया जाता है, विपक्ष का बता दिया जाता है। गोदी मीडिया तो आज भी सरकार का गुणगान करने में लगा हुआ है। इसके पहले भी हमने देखा कि नेपाल में किस प्रकार गोदी मीडिया की फजीहत हुई। गोदी मीडिया वहाँ जाकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा था, लेकिन ये क्या, लोगों ने तो गोदी मीडिया को ही वहाँ से भगा दिया। भारत में भी युवाओं को धर्म का चूरन चटाने का ठेका यही गोदी मीडिया ने लेकर रखा है। गोदी मीडिया की माने तो सरकार में अमन चैन है, जीडीपी आसमान छू रही है, सोने का भाव आसमान छू रहा है, नौकरियां भर भर के मिल रही है और युवा तो समय निकाल ही नहीं पा रहे हैं मनोरंजन के लिए, क्योंकि उनके पास नौकरियों की भरमार है। ये कह रहे हैं गोदी मीडिया। नेपाल से पहले हमने देखा कि श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ऐसी ही आग लग चुकी है, जब सत्ता के पालनहारों को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, अपनी जान को बचाना पड़ा और वे दूसरी देश छोड़कर भाग गए। वैसे देखा जाए तो भारत के हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ भी बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचारी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और यहाँ जब युवा नौकरी मांगते हैं तो उन्हें मिली जाती है केवल और केवल लाठियाँ। ऐसे लगता है मानो उन्होंने सरकार से किडनी मांग ली हो। विपक्ष जब सरकार से इन सारे सवालों का जवाब पूछता है तो उन्हें डराया और धमकाया जाता है और दिखा दिया जाता है केवल एक डर, ईडी और सीबीआई का। भारत में कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो कभी मोहम्मद और महादेव के नाम पर यही खेल चला आ रहा है। यह खेल काफ़ी पुराना है, लेकिन इस खेल में माहिर लोग आज भी उसी पैटर्न पर वोट के खातिर घोषणाएं किए जाते हैं। और तो और जैसे ही चुनाव आते हैं घोषणाएं होने लगती है कि इतने लाख पदों को भरा जाएगा, इतनी लाख नौकरियां दी जाएगी, और अब यह सारी बातों को युवा भी समझ चुका है। ये देखिए, यहाँ पे बैठे रहे, यहाँ लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, 27 आएगा और अभी 2-4 भर्तियां निकालेंगे, बोलेंगे हमने तो निकाली है। और हमारा माइंड सेट भी इतना है कि हम बोलते हैं नहीं जी चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। इन्होंने हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं जी चुनाव आएंगे और उससे पहले हम तैयारी में बैठ जाएंगे और निकल जाएंगे। लोगों के झूठ बातों से ही मानते हैं। अब लद्दाख का ही उदाहरण देख लीजिए। युवा इसीलिए आक्रोशित हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब 370 की धारा हटाई गई तो लद्दाख को विश्वास दिलाया गया कि इसे जल्द ही पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा, 6ठी अनुसूची लागू की जाएगी और यहाँ पर राज्यवार पद भरे जाएंगे और अलग सीट दी जाएगी। जो लोकसभा की सीट है अभी 1 है, उसे 2 सीट दी जाएगी। यह कई चुनावी वादे थे जो सरकार के द्वारा किसी समय किए गए थे। सरकार जब नहीं सुन रही, सरकार ने जब इन वादों पर अमल नहीं किया तो युवा आक्रोशित हो गया। हालांकि सोनम वांगचुक ने लोगों को कहा, युवाओं को कहा, जेन जी को कहा कि आप आक्रोशित मत होइए और आप हिंसा मत कीजिए। फिर भी युवा आक्रोशित हुए। उन्होंने भाजपा कार्यालय जाकर आग लगा दी और जैसे ही भाजपा कार्यालय का भवन फूंका गया, मोदी शाह की कुर्सी जैसे हिल गई। मोदी शाह को लगने लगा कि कहीं यह आग लद्दाख से निकलकर दूसरे प्रदेशों में भी ना पहुंच जाए, और यह आग यदि दूसरे प्रदेशों में पहुंचती है तो सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अभी बिहार चुनाव है, बिहार के बाद तमिलनाडु चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के भी चुनाव है, जहां पर कुछ ऐसे ही हालत में सरकार और साहब दिख रहे हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक को आनन फानन में देशद्रोही घोषित किया जाने लगा। अब वह देशद्रोही है या नहीं इसका फैसला तो अदालत ही करेगी, लेकिन आनन फानन में
डीजीपी साहब ने, लद्दाख के डीजीपी साहब ने घोषणा कर दी कि उनका पाकिस्तानी कनेक्शन है। हालांकि उनकी पत्नी बार बार कह रही कि हमारे कई सारे पैटर्न्स हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और सारे कई प्रदेशों में, कई देशों में जाते हैं और उन्हें हम बेचते हैं। यह उनका कार्य है। उनके एनजीओ ने कहीं कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना है। और तो और अभी वहाँ के जो लोग हैं, लेह और लद्दाख की जो अपेक्स कमेटी है वो भी इसके विरोध में आ चुकी है। हमारे एलजी साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफिंग दिया जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर बहुत खतरनाक संगीन इल्ज़ाम लगाए कि हम फॉरेन ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे होता है क्या। हालांकि सोनम वांगचुक सरकार की लगभग कई सारी पोस्ट को फेसबुक पर शेयर करते थे। अभी अभी हमने देखा कि सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट किया था और कई सारे मौक़ों पर उन्हें, सोनम वांगचुक को सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक अब विलन बनने लगे। अब मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए। मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ, उसके बाद में उत्तराखंड में अभी पेपर लीक कांड है, एसएससी कांड है। यहाँ पर बेचारा युवा 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, रूम का किराया देता है, उसके माता पिता अपने मेहनत का पैसा खर्च करते हैं युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए और यह सोचते हैं कि किसी तरह इनको नौकरियां लग जाएगी। लेकिन नौकरियों का जब सवाल आता है, नौकरियों की जब बात आती है तो हो जाता है पर्चा लीक। और जब युवा सड़कों पर आते हैं तो धामी सरकार द्वारा यह कह दिया जाता है, अरे यह कुछ नहीं, यह तो लव जिहाद है, नकल जिहाद है और हिंदू मुस्लिम का रूप इसे देने में सरकार लग जाती है। आखिर सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि इसके पहले भी ऐसे कई आंदोलन हो चुके हैं, जब किसान भी सड़कों पर आया था, किसानों को भी बॉर्डर पर रोक दिया गया था। एमएसपी के मुद्दे पर किसान संगठित था, किसान धीरे धीरे कर दिल्ली की ओर कूच करने लगा और कई समय तक यह आंदोलन चला और इस प्रकार सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। सरकार को यह सोचने पर अब मजबूरी हो गई है कि यदि यह युवा जैन जी यदि संगठित हो जाता है और किसानों की तरह धीरे धीरे कर राजधानी दिल्ली में इकट्ठा होता है या दिल्ली के बाहर इकट्ठा होता है तो जल्द ही कुछ नया देखने को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।